आज की इस विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। बॉलीवुड में हमेशा से ये बात कही जाती है कि एक स्टार की ना किसी दूसरे स्टार का पूरा करियर बना देती है। बिल्कुल। और हम हमेशा वो फिल्में देखते हैं जो पर्दे पर इतिहास रच देती हैं, लेकिन उन फिल्मों के पीछे जो फैसले लिए जाते हैं, जो रिस्क होते हैं, वो कहीं छुप जाते हैं। हाँ, और आज हम इन्हीं कास्टिंग रिस्क की बिल्कुल गहराई में जाने वाले हैं। हमारी रिसर्च और जो पुराने ऐतिहासिक नोट्स हमने खंगाले हैं, उनका उद्देश्य यही समझना है कि कैसे एक स्ना किसी नए सुपरस्टार को जन्म दे सकती है। एकदम सही। और इस पूरी डायनामिक में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है, वो ये है कि ये सिर्फ फिल्मों की बात नहीं है। ये जोखिम और सुरक्षा के बीच का एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक खेल है। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। होता क्या है कि जब कोई बड़ा सितारा अपनी बनी बनाई इमेज को बचाने के लिए किसी बहुत ही ऐतिहासिक फिल्म को छोड़ देता है, तो वही फिल्म किसी नए चेहरे को रातों रात लेजेंड बना देती है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप एक खास मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तो आपकी प्राथमिकता कुछ नया करने के बजाय अपनी उस जगह को सुरक्षित रखना हो जाती है। बॉलीवुड तो बस इस ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा कैनवस है। हाँ, मतलब आज का हमारा मिशन यही है कि कैसे सुरक्षित खेलने की आदत अक्सर सबसे बड़े मौकों को खत्म कर देती है, और कैसे वो लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वो पूरा सिनेमाई इतिहास बदल देते हैं। और आज हम जिन कास्टिंग फैसलों पर बात करने वाले हैं, वो इस बात का परफेक्ट उदाहरण है। जब आप अपनी परफेक्ट इमेज के कैदी बन जाते हैं, तो कितने बड़े अवसर हाथ से निकल जाते हैं। तो इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। शुरुआत करते हैं 1970s के दशक से, जो कि पूरी तरह से रोमांस और सुरीले गानों का दौर था। बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि जंजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बनाया। ये तो हर सिनेमा प्रेमी को पता है। लेकिन रिसर्च में जो बात सामने आई है, वो ये है कि अमिताभ बच्चन इस रोल के लिए पहली पसंद थे ही नहीं। हाँ, वो दौर तो राजेश खन्ना का था। थिएटर्स में दर्शक सिर्फ हीरो की मुस्कान पर फिदा थे। और ठीक उस खुशनुमा माहौल में प्रकाश मेहरा एक ऐसी स्क्रिप्ट लेकर आते हैं जिसमें हीरो मुस्कुराता ही नहीं है, वो रोमांस नहीं करता, बस अंदर से उबल रहा है। एकदम इंटेंस। हाँ, और ये स्क्रिप्ट उस दौर के सबसे बड़े सितारों के पास जाती है, दिलीप कुमार, राजकुमार और देवानंद। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन सितारों ने इस फिल्म को इसलिए नहीं ठुकराया कि स्क्रिप्ट खराब थी, बल्कि इसलिए ठुकराया क्योंकि ये उनकी स्थापित छवि से बिल्कुल अलग थी। मतलब उन्हें अपनी इमेज टूटने का डर था। बिल्कुल। अगर देवानंद की बात करें तो उनके रिजेक्शन का कारण बहुत ही स्पेसिफिक था। उन्हें चाहिए था कि फिल्म में उन पर कम से कम 3-4 रोमांटिक गाने फिल्माए जाएं। क्योंकि दर्शक उनसे वही उम्मीद करते थे ना। हाँ, लेकिन जंजीर के उस कड़क पुलिस वाले किरदार में गानों के लिए कोई जगह ही नहीं थी। प्रकाश मेहरा इसके लिए राजी नहीं हुए और देवानंद ने फिल्म छोड़ दी। और राजकुमार का क्या? उनके बारे में तो मशहूर है कि उन्होंने प्रकाश मेहरा के बालों के तेल की खुशबू का बहाना बनाकर फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। ये सिर्फ ईगो था या कुछ और? देखिए, ईगो तो अपनी जगह है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा असुरक्षा का भाव भी होता है। इन सितारों ने दशकों लगाकर एक फैन फॉलोइंग बनाई थी। उनके पास खोने के लिए उनकी पूरी विरासत थी। और धर्मेंद्र ने तो असल में इस फिल्म की स्क्रिप्ट खरीदी भी थी। हाँ, पर बाद में कुछ व्यक्तिगत कारणों या शायद किसी मनमुटाव की वजह से उन्होंने भी हाथ खींच लिए। इन सभी बड़े नामों के लिए ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक जोखिम लग रहा था। और यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। जब सारे ए लिस्टर्स ने कदम पीछे खींच लिए, तब एंट्री होती है अमिताभ बच्चन की, जो उस वक्त स्टार नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। उनके खाते में उस समय लगातार 10-12 फ्लॉप फिल्में थीं, वो जो इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना चुके थे। इसे अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी के एक उदाहरण से समझे तो जैसे पोकर के खेल में कोई दांव लगा रहा हो। एकदम सही। जैसे पोकर में कोई खिलाड़ी अपने लगभग सारे चिप्स हार चुका हो। जब आपके पास खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, तो आप ऑल इन जाने से नहीं डरते। अमिताभ बच्चन के पास बचाने के लिए कोई रोमांटिक हीरो वाली इमेज तो थी नहीं। उनके लिए ये बस करो या मरो वाली स्थिति थी। और इस एक फैसले ने एंग्री यंग मैन के युग की शुरुआत कर दी। और उस हताशा भरे फैसले ने हिंदी सिनेमा का पूरा लैंडस्केप बदल दिया। दर्शकों को एक ऐसा हीरो मिला जो उनकी अपनी कुंठाओं और 70 के दशक के गुस्से का प्रतीक बन गया। और अगर एक पल के लिए सोचें कि अगर देवानंद उस दिन गानों की जिद नहीं करते और जंजीर कर लेते, तो क्या हम कभी वो कुर्सी पर लात मारने वाला आइकॉनिक सीन देख पाते? शायद कभी नहीं। खैर, 70 के दशक के इस गुस्से से अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। 90 के दशक तक आते आते वो समाज का गुस्सा प्यार के एक बहुत ही डार्क रूप में बदल गया।
और यहीं से शाहरुख खान और फिल्म डर की कहानी शुरू होती है। हाँ, यश चोपड़ा जो हमेशा सॉफ्ट रोमांस और स्विट्जरलैंड की वादियों के लिए जाने जाते थे, वो अचानक से एक ऑब्सेसिव लवर की कहानी लेकर आते हैं। उस दौर में जहां हर बड़ा स्टार अपनी साफ सुथरी इमेज चमकाने में लगा था, पर्दे पर एक नेगेटिव किरदार निभाना कैरियर सुसाइड माना जाता था। हमारी रिसर्च के मुताबिक यश चोपड़ा इस रोल के लिए पहले आमिर खान को लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। हाँ, और आमिर के ठुकराने की वजह काफी टेक्निकल थी। वो चाहते थे कि उन्हें और सनी देओल को यश चोपड़ा एक साथ बैठाकर कहानी सुनाए। शायद उन्हें डर था कि कहीं सनी देओल का किरदार भारी ना पड़ जाए। बिल्कुल, लेकिन यश चोपड़ा तैयार नहीं हुए और फिर किसी और ने वो रिस्क नहीं लिया। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, सनी देओल तो उस वक्त बहुत बड़े सुपरस्टार थे, वो फिल्म के पारंपरिक हीरो थे। क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये नेगेटिव किरदार इतना पावरफुल हो सकता है? गाने मिल रहे थे और अंत में विलन को पीटने का मौका। उस वक्त की मानसिकता के हिसाब से तो हीरो हमेशा भारी पड़ता है ना। बिल्कुल, लेकिन शाहरुख खान, जिनके पास फिर से खोने के लिए कोई स्थापित इमेज नहीं थी, उन्होंने उस जुनूनी प्रेमी के किरदार में ऐसी जान फूंकी कि ऑडियंस की सिंपैथी विलन पर चली गई। और वो का किरण वाला संवाद हमेशा के लिए अमर हो गया। आज लोग शायद सनी देओल के किरदार का नाम भूल गए हों, लेकिन शाहरुख का वो राहुल सबको याद है। सुरक्षित विकल्प अक्सर ऐसे हीरो बनाते हैं जिन्हें भुला दिया जाता है, लेकिन जोखिम हमेशा लेजेंड्स को जन्म देते हैं। महानता कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। ये लाइन बहुत सटीक है। अब देखिए, डर के बाद शाहरुख बॉलीवुड के सबसे बड़े बैड बॉय बन गए, एंटी हीरो इमेज बन गई। लेकिन फिर आता एक और बड़ा ट्विस्ट, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का DDLJ। आज राज के किरदार में शाहरुख के अलावा किसी और की कल्पना करना नामुमकिन है। लेकिन शुरुआती दौर में ये किरदार वैसा चार्मिंग एनआरआई नहीं था जैसा हम आज जानते हैं। जी, आदित्य चोपड़ा शुरुआत में एक हॉलीवुड स्टार के साथ लव स्टोरी बनाना चाहते थे। जब वो नहीं हुआ तो सैफ अली खान को ऑफर हुआ, उन्होंने भी मना कर दिया। और जब शाहरुख के पास गया तो वो खुद बहुत हिचकिचा रहे थे। उनकी हिचकिचाहट का विश्लेषण करें तो शाहरुख तब तक एक्शन और नेगेटिव रोल्स कर रहे थे। उन्हें लगता था कि वो लवर बॉय वाले खांचे में फिट नहीं बैठते। अचानक से एक शुद्ध रोमांटिक छवि अपनाना उनके लिए बहुत बड़ा जुआ था ना। बहुत बड़ा जुआ था। अगर फिल्म नहीं चलती तो लोग कहते कि इसे सिर्फ मारधाड़ वाले रोल ही करने चाहिए थे, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने उन्हें कन्विंस किया। और इस एक हाँ ने भारतीय सिनेमा की सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म को जन्म दिया। 90s के दशक के रोमांस की नई परिभाषा लिख दी। बिल्कुल। अब जब हम जोखिम की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक्टर्स तक सीमित नहीं है। मैंने प्यार किया कि भारी वित्तीय जोखिम को भी देखना होगा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो वो सच में एक सुसाइड मिशन लग रहा था कागज पर। 1989 का वो दौर, वीडियो पायरेसी अपने चरम पर थी। राजश्री प्रोडक्शंस भारी वित्तीय संकट से गुजर रहा था। और ऐसे में नया डायरेक्टर सूरज बड़जात्या और एक बिल्कुल नया हीरो सलमान खान, कोई स्थापित सितारा ले सकते थे वो। सुरक्षित विकल्प के तौर पर, ताकि पैसा तो वापस आ जाए कम से कम। लेकिन सूरज बड़जात्या को पता था कि स्थापित स्टार अपना बैगेज लेकर आएगा। उन्हें प्रेम के किरदार के लिए मासूमियत चाहिए थी जो सलमान में थी। और राजश्री ने अपना सारा पैसा इस नए चेहरे पर दांव पर लगा दिया। नतीजा क्या हुआ? ब्लॉकबस्टर फिल्म और एक नया सुपरस्टार। सलमान खान पर खेला गया ये दाव एक नए सुपरस्टार को लॉन्च करने का कारण बना। कई बार स्क्रिप्ट को अस्वीकार करना ड्रामे का हिस्सा नहीं होता, बस सुरक्षा को चुनने का फैसला होता है। तो इस सबका आखिर मतलब क्या है? हमने जंजीर से लेकर डर और DDLJ तक देखा। निष्कर्ष यही है कि स्थापित सितारे अपनी छवि सुरक्षित रखने के लिए फिल्में ठुकराते हैं और नए कलाकार छवि बनाने के लिए फिल्में स्वीकार करते हैं। एकदम सही। बॉलीवुड में एक ना एक नए किंग को ताज पहना सकती है, लेकिन ये चर्चा यहीं खत्म नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ पहला भाग था। दूसरे भाग में हम बात करेंगे उन ब्लॉकबस्टर फिल्मों की जिन्हें कई A-लिस्ट सितारों ने ठुकराया। वो फिल्में जो लगभग किसी और के पास चली गई थीं, और उन कास्टिंग फैसलों की वजह से जो सितारों के बीच ईगो का टकराव हुआ। वो सब जानना बहुत रोमांचक होगा, लेकिन आज की चर्चा खत्म करने से पहले इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। जी, क्या सफलता हासिल करने के बाद इंसान अपनी ही बनाई हुई छवि का कैदी बन जाता है? बहुत गहरा सवाल है। अगर आज के बड़े सितारे अपनी परफेक्ट इमेज टूटने के डर से बाहर नहीं आएंगे, तो क्या हम कभी कोई नया सिनेमाई इतिहास बनते हुए देख पाएंगे? सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या सफलता सच में हमें डरपोक बना देती है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है आज की ये तेज चर्चा सबको पसंद आई होगी। अगले भाग का बेसब्री से इंतजार कीजिएगा। कहानी अभी बाकी है।